नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित राजभवन में 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड में निवास कर रहे तथा यहां के विकास में योगदान दे रहे गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों का अभिनंदन भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के संबोधन में झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और इस उपलब्धि में गुजरात और महाराष्ट्र का सबसे अधिक योगदान है। दोनों राज्यों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान भारत की विकास यात्रा में अद्वितीय रहा है। मुझे खुशी है कि इन राज्यों से जुड़े लोग झारखंड में भी विविध क्षेत्र, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। हमारे अपर मुख्य सचिव एवं एडीसी भी महाराष्ट्र के मूल निवासी है और यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ निवास करे गुजराती और मराठी समाज ने न केवल अपनी संस्कृति को जीवित रखा है बल्कि झारखंड की मिट्टी से अपनापन जोड़कर इसे समृद्ध किया है। 1 मई का दिन भारत के 2 महत्वपूर्ण और समृद्ध राज्य गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस है। जो उनका दिवस होता है वो संपन्न होता है। हमारे इस राज्य में भी जिन राज्यों के स्थापना दिवस की जानकारी मिलती है तो यहाँ पर हम कार्यक्रम करते हैं और उस प्रदेश के जो भाई बहन आते हैं उनको बुलाकर उनका स्वागत सम्मान करते हैं और वास्तव में ये अच्छा कदम है। देश को इकट्ठा और एकजुट रहने की दिशा का एक मजबूत कदम है। मेरी बहुत बहुत आज के दिन ख़ास तौर से गुजरात और महाराष्ट्र के भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हैं और संपूर्ण प्रदेश वासियों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले में कास्ट सेंसस को अप्रूव किया है देश में। वो जैसा मैं जानता हूँ शायद 1932 के बाद से ये जातीय गणना बंद हो गई थी और अब लोग जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से सरकार ने जो फैसला लिया है इससे बहुत सी वास्तविकता सामने आएगी और एक सही तथ्य भी लोगों की जानकारी में आएंगे। तो एक अच्छा कदम है सरकार का। थैंक यू सो मच। इधर इंटक सरायकेला खरसावां जिला कमेटी द्वारा 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में मजदूर दिवस मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में जमशेदपुर समेत कोल्हान क्षेत्र से भारी संख्या में मजदूर और दिग्गज मजदूर नेताओं का जमावड़ा हुआ। मजदूर दिवस समारोह में मुख्य रूप से इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, टाटा वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष शहनवाज आलम, टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष आर.के. सिंह, जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे समेत अन्य मजदूर नेता शामिल हुए। इस दौरान आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत जमशेदपुर औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों को सम्मानित किया गया। मौके पर परिचर्चा आयोजित कर मजदूर और मालिकों के बीच दूरी कम करने, मजदूरों को उनका उचित हक और अधिकार बिना संघर्ष के मिले, इस पर विचार किया गया। इस दौरान इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि वर्षों से मजदूर दिवस के मौके पर मजदूर की बात कर हम मजदूरों को उनका उचित हक दिलाने की योजना तो बनाते हैं, लेकिन आज भी कई औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जाता, जबकि बिना मजदूर के उद्योग नहीं चल सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक है, बावजूद इसके इनके बीच दूरी और समस्याएं बनी रहती है। हम ऐसे आयोजन कर इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। राकेश्वर पांडे ने कहा कि सभी मजदूर नेताओं को एक मंच पर एकजुट होकर मजदूरों के संघर्ष को आसान बनाने का प्रयास करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंटक सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष के.पी. तिवारी ने की। मंच का संचालन इंटक नेता राणा सिंह ने किया। को ज्ञात है कि आज हम लोग का जो 1 मई है वो हमारे देश में, पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और जमशेदपुर मजदूरों की नगरी है। यहाँ पर सारी इंडस्ट्री है। मजदूरों की जितनी भी यहाँ पर समस्याएं हैं उसके बारे में परिचर्चा और चर्चा करने के लिए ऐसे अवसर को भी तलाशने पड़ते हैं और हमारे पास खुद ही मजदूर दिवस का आज अवसर है।
आपको ये पता है कि ये दोनों उद्योग और मजदूर का ऐसा रिश्ता है कि इसको अलग करके हम नहीं देख सकते। उद्योग मजदूर के बगैर नहीं रह सकता है और मजदूर के बगैर उद्योग भी नहीं चल सकता है। ये दोनों का अलग परस्पर ऐसा रिश्ता है कि एक साथ रहना है, लेकिन साथ रहने के बावजूद भी हमारे बीच कुछ समस्याएं होती हैं जिसको लेकर हमें आपस में चर्चा करनी पड़ती है और प्रबंधन के लोगों से भी बात करनी पड़ती है। अभी के जो हालात हैं, ये जब हम आपस में बात करते हैं तो केवल टाटा स्टील की बात नहीं करते हैं, हम टाटा ग्रुप की कंपनी की बात नहीं करते हैं, हम पूरे उद्योग की बात करते हैं, पूरे असंगठित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो इकट्ठे लोग हैं ये सब संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और संगठित क्षेत्र में भी काम करने वाले हैं। उनके मुख्य लीडर जितने भी टाटा के बड़े लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रयास हो रहा है कि हम लोग आपस में बातचीत करके कोई एक ऐसा रास्ता निकालें कि उद्योग और मजदूर के बीच कोई संघर्ष ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन मजदूर का कोई हक ऐसा भी ना हो जो मैनेजमेंट ना दे, प्रबंधन ना दे। इधर जमशेदपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में जनता दल यूनाइटेड की ओर से आयोजित मजदूर सम्मान समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन में असंगठित मजदूरों की बदहाल स्थिति और उनके शोषण पर गहरी चिंता जताई गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरजू राय ने कहा कि देश में असंगठित मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ठेकेदारी प्रणाली ने मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब तो ठेकेदार ही मजदूरों के भाग्य विधाता बन चुके हैं। वहीं सरजू राय ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों का रवैया मजदूरों के प्रति बिल्कुल भी सहृदय नहीं है, उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि संगठित मजदूरों को जहां पीएफ, ईएसआई और अन्य लाभ मिलते हैं, वहीं असंगठित मजदूर किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा से वंचित है। उन्होंने कहा कि अब मजदूरी की परिभाषा बदल रही है, स्किल डेवलपमेंट और बौद्धिक श्रम भी इसमें शामिल है। सरजू राय ने आह्वान किया कि राजनीतिक दलों को आगे आकर श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी प्रावधानों को बदलवाने की पहल करनी चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद और जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असंगठित मजदूरों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था के चलते मजदूरी में भारी असमानता आ गई है और मजदूरों की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सरकारें मजदूरों की मजदूरी को लेकर गंभीर नहीं है और मनमाने ढंग से दरें तय कर दी जाती है। वहीं असंगठित मजदूरों के लिए पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। मजदूर दिवस था, उस मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के नेतागण जो थे उन लोगों ने कहा मजदूर का भी किसान पार्टी का भी एक छोटी मोटी सम्मेलन भी साथ साथ हम लोग आयोजित कर देंगे। तो दोनों एक साथ हम लोगों ने किया, मजदूर दिवस मनाया। मजदूर दिवस जो आज सिकांगों में जो मजदूरों का आंदोलन हुआ, शहीद हुए, उसके लखपत फूल से झंडा, लाल झंडा का उत्पत्ति हुआ था। वहीं से मजदूर आंदोलन के लिए लोग दिन रात काम करते थे, जब अपने बच्चों को पहचान नहीं सकते थे, ऐसा आंदोलन हुआ था। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह, अंतर्राष्ट्रीय सभी जगह आज मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं। आज सभी कानून बना, मजदूरों के हित में कानून बना, आज सब जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, कराया जा रहा है। आंदोलन करते रहते हैं लोग, मजदूर आंदोलन के लोग। हम लोग भी मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उस आंदोलन में हम लोग भी जुड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अभी असंगठित मजदूरों का बहुत बड़ा समस्या है, उसको कोई ध्यान उस पर नहीं देता। संगठित मजदूर को भी ध्यान देता है लोग, लेकिन संगठित मजदूर भी धीरे धीरे सब रिटायर हो रहा है, खत्म हो रहा है। कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा, कोल इंडिया हो चाहे आपका टाटा स्टील, सब जगह यही स्थिति बन रही है कि आउटसोर्सिंग ले आया है। अभी श्राप आदमियों के ऊपर में जो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो रहा है, मशीनीकरण आ गया, उसके बाद आदमी खत्म हो जाएगा रिटायर होने के बाद। बहालियाँ तो एक भी नहीं हो रही है। एक दिन ऐसा पाएंगे कि सिर्फ है सो कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है और कहीं कुछ नहीं है। 2-4 ऑफिसर रहेंगे जो कोयला नापी भी करेंगे और उसको है तो दिखाएंगे इतना हमने है तो प्रोडक्शन किया है। ये स्थिति बन रही है। तो मजदूरों की समस्या पर है तो हमें सोचना होगा, पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। आखिर जिस उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण हुआ था, आज कहाँ हम लोग खड़े हैं।
इधर प्रदेश कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने का निर्णय का स्वागत किया है। ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अभिलाष साहू ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लंबे समय से इस मुद्दे को उठाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है। उन्हीं के संघर्ष का परिणाम है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अभिलाष साहू ने कहा कि जातीय जनगणना सिर्फ घोषणा ही नहीं रह जाए, इसके लिए सरकार को एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। इसके साथ ही इसके लिए फंड का एलोकेशन भी करना चाहिए। मौके पर कांग्रेस नेता राजेश गुप्ता और राजन वर्मा ने भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के पक्षधर राहुल गांधी रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी का ये सोच रहा है कि जो हमारा 52% का आबादी वाला जो देश है उसमें इस वर्ग के साथ पूरी तरह। देखिए, हमारे नेता जो राहुल जी हैं इस देश की जनमानस के लिए सोचते हैं और उनकी प्रत्येक समस्याओं से अवगत हैं। आपने देखा होगा जब गांव में जाकर के हमारा चुनाव के टाइम में मैनिफेस्टो बनता था तो आम लोगों की भागीदारी होती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए और साथ साथ जनगणना भी हो रहा है, जो 2011 के बाद अब तक नहीं हुआ था। बीच में कोविड पड़ गया था, मगर भारत की सरकार ने भी इसको शिथिलता बक्से में डाला था। और आज हमारे जननेता के प्रेशर में बोला जाए, देश की जनमानस के हित में जो जातीय जनगणना की बात उठी है, निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है। और पूरा देश ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये जनगणना हो और उनकी जो हिस्सेदारी, उनकी जो भागीदारी, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हैं, जिनको नहीं मिल रहा है, उसको उसकी अधिकार मिले, ये राहुल जी का सोच है। तो इस चीज़ को बोलने में हमको जरा सा भी हिचक नहीं है कि हमारे जननेता ने इस भारत की आवाम के लिए सोचा है। उन 52% जो बातें होती हैं देश में, अलग अलग प्रांतों में लोग बताते हैं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कि 52% से ऊपर पिछड़ी जातियों का जनसंख्या है इस देश में, तो कहीं ना कहीं उनको इससे लाभ होगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी भागीदारी जो होनी चाहिए इस देश में। जैसे हमारे साथी ने बताया था कि जो सेक्रेटेरिएट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें 90 IAS है वहाँ पे, और उसमें मात्र 3 है, तो ये जस्टिफाई नहीं होता है कि एक जाति को आप कहीं पर नहीं दे रहे, बाकी सारे लोगों को लेकर चल रहे, क्योंकि सारे लोग IAS बनकर आए होंगे, सारे लोगों ने UPSC कंप्लीट किया होगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये हटाना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ और पार्लियामेंट के सदन में बोला था भारतीय जनता पार्टी को, और ताल ठोक कर उन्होंने कहा था कि जिस दिन जातीय जनगणना आप कराएंगे तो कराएंगे, और नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो मैं कराऊंगा। जो 50% का बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन के दीवार को हटाएंगे। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 1 मई को दोपहर से मौसम में बदलाव देखा गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। साथ ही तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। वहीं दोपहर के बाद से बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनने को मिली। झमाझम बारिश के साथ मौसम काफी सुहावना हो गया। सड़कों पर निकले लोग अचानक बारिश होने की वजह से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेते दिखे। वहीं सड़क बारिश की वजह से सुनसान होता भी दिख रहा। गर्मी से भी राजधानी रांची के लोगों को राहत महसूस हुई। जमशेदपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से राहड़गोड़ा कार्यालय से एक भव्य रैली निकाली गई। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए साक्षी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। रैली में बड़ी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया और अपने अधिकारों के लिए एकजुटता दिखाई। वहीं सभा को संबोधित करते हुए AITUC नेता अंबुज ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में लागू नया श्रम कानून मजदूरों के हित में नहीं है। यह कानून मजदूरों के अधिकारों को कुचलने वाला है और इसका विरोध जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस कानून को बदलना अब अनिवार्य हो गया है। मजदूरों को संगठित होकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अंबुज ठाकुर ने कहा कि आज देश भर में मजदूरों की स्थिति चिंताजनक है।
नौकरी की असुरक्षा, न्यूनतम वेतन की अनदेखी और काम के घंटे बढ़ने जैसी समस्याएं आम हो चुकी है। ऐसे में AITUC सभी मजदूर संगठनों से अपील करते हैं कि वे एक मंच पे आए और मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करें। उन्होंने कहा कि जब तक श्रमिक संगठित नहीं होंगे तब तक उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। हमारे उस आंदोलन के जुझारू नेता छोड़ दे की ओर से एक विशाल रैली मजदूरों का निकाला गया है। ये मई दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि जिन मजदूरों ने सन 1881 में अपने लिए जो शहादत देकर के कानून बनवाया, वो शहादत को हम याद करते हैं कि उन्होंने कहा कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। इसी संविधान के तहत देश में मजदूरों को अधिकार मिला है। आज एक एक करके मजदूरों के अधिकार को छीना जा रहा है। 12 घंटे काम कराने की शेड्यूल लाई जा रही है, 16 घंटे काम कराने की तैयारी है। बोनस एक्ट में संशोधन है, ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन है, फैक्ट्री एक्ट में संशोधन है। तो सारे कानून को मालिकों के पक्ष में देने की तैयारी है। इसलिए मई दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि जिन मजदूरों ने अपने शहादत देकर के कानून बनवाया है, उसकी हम हिफाजत करेंगे उस कानून को बचाने के लिए। और इसलिए 20 मई को हमारा राष्ट्रीय आम हड़ताल पूरे देश में होने जा रहा है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक। राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री की स्वीडन और स्पेन यात्रा पर राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री की स्वीडन और स्पेन यात्रा को व्यक्तिगत पर्यटन के लिहाज से बेहद सफल लेकिन निवेश के लिहाज से पूर्णतः असफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि यूरोप के 2 सबसे दर्शनीय देश के पर्यटन के लिहाज से सफल भ्रमण करके लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11 सदस्य दल के लिए लगभग 4.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर राशि एक निजी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे दी है, जबकि रांची के प्रतिष्ठित टूरिस्ट ऑपरेटर्स रांची से स्वीडन और स्पेन की यात्रा का खर्च प्रति 2,75,000 व्यक्ति बता रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के लिए घूमना ही मकसद था तो यह दूर ऑपरेटर का सहारा ले सकते थे, राज्य के पैसे की भी बचत हो जाती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की एक तस्वीर आई है जिसमें वह वोल्वो के इंजन के साथ फोटोशूट कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को वोल्वो पैसेंजर गाड़ी, बस और ट्रक की नवीनतम EV टेक्नोलॉजी देखनी थी तो वह बेंगलुरु भी जा सकते थे, जहां वोल्वो की नवीनतम टेक्नोलॉजी पर EV गाड़ियां बन रही है। स्वीडन जाने की जरूरत नहीं थी। इसके अतिरिक्त पुणे में टाटा भी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके EV ट्रक और बस बना रही है। मूलतः ट्रैक रिकॉर्ड जी, और एक और बड़ा है कि आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस प्रेस वार्ता की कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं प्रवक्ता को हमने बोलते सुना कि भाई एलोन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसके साथ मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है, टेस्ला अपना प्लांट लगाएगी झारखंड में। तो इनको ये समझना चाहिए कि ये जो टेस्ला कंपनी की बात कर रहे हैं वो एलोन मस्क की टेस्ला नहीं है, ये टेस्ला एएस है जो चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। अब दोनों का अंतर आप देखिए। मुख्यमंत्री जी की ये जो तस्वीर आई, टेस्ला एएस चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। बहुत सारे पुराने लोग होंगे, उन्हें याद होगा कि टेस्ला का भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया करती थी। ये उस कंपनी से अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और ये कंपनी गीगा, कहते हैं कि गीगा स्टोरेज की ये इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट के गीगा फैक्ट्री को लगाएंगे। तो जहां तक गीगा फैक्ट्री को लगाने की बात है तो उसमें भारत की 2 कंपनियां, टाटा, अपनी खुद की टाटा और दूसरी रिलायंस, ये दोनों विश्व की अग्रणी कंपनियां हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो टेस्ला के बारे में जाकर जो उनके प्रवक्ता भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि साहब ये टेस्ला एलोन मस्क की टेस्ला है, साहब ये तो चेकोस्लोवाकिया की स्टैंड आउट कंपनी है जो रेडियो, टीवी और बैटरीज बनाती है। तो ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारा यही उनसे अंतिम में भी आग्रह होगा कि एक वो उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इस दौरे का क्या फलोफल निकला, क्या उनका लघु निकला, क्योंकि कैबिनेट से इनको स्वीकृति 4.5 करोड़ के आसपास की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दी, वो शायद 2.5 करोड़ का और दावा कर रही है। 7-8 करोड़ का अभी तक खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है और भी बढ़े, लेकिन 7-8 करोड़ का कोई लिखित अग्रीमेंट अभी तक
मुख्यमंत्री जी ने उनके एक्स के हैंडल पर नहीं लिखा है कि ये एक्स के हैंडल पे जो कॉन्फ्रेंसेस में वो हिस्सा ले रहे थे, वहां एक कोई मेला चल रहा था, कोई वहां पर वो चले गए, वहां तस्वीरें खिंचाए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद के लिए अनुरूप नहीं था। मुख्यमंत्री जी के लिए तो ये कॉन्फ्रेंस आयोजन करना चाहिए था। और दूसरा, जितना उन्होंने खर्च किया 7 करोड़ 8 करोड़ शायद 10 करोड़ से भी क्रॉस कर गया, क्या उतना का लिखित निवेश का कोई अग्रीमेंट हुआ? नहीं साहब, हमने तो अभी तक एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री जी का नहीं लिखा है कि कोई लिखित अग्रीमेंट इस कदर का हुआ हो जिसमें ऐसा हो कि कोई कंपनी 10 करोड़ भी इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। आसानी बात हो गई है, हवा में साहब हम इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, झारखंड में हम ये तमाम चीजें करेंगे। लिखित एमओयू, लिखित समझौता अभी तक हमारे बारे में सामने कुछ नहीं आया। मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि वो तो स्पष्ट करे कि भाई उनके दौरे में कौन कौन से एमओयूज में एक श्वेत पत्र जारी करें कि दौरे का कितना खर्च आया और एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ, क्योंकि एमओयू होने के बाद बहुत सारी कंपनियां काम नहीं करती हैं। तो एमओयू तो कम से कम बता दें, सिर्फ ये आश्वासन कि भविष्य में हम काम करेंगे, तो भविष्य की चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का दौरा पूर्णतः सफल रहा टूरिज्म के लिहाज से। उन्होंने पूरा शहर सफाना किया, शायद एक आध दिन उनका दौरा भी बढ़ गया, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं। हमारी जो उनका जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र में पीएचडी विभाग ने जल कर वसूलने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत विभाग ने 700 से अधिक घरों को नोटिस दिया है। इसमें 10 दिन के अंदर बकाया जल कर जमा करवाने का आदेश दिया है। छोटा गोविंदपुर के 21 पंचायत में लगभग 26,000 घरों में पीएचडी विभाग द्वारा पानी का कनेक्शन दिया गया था, जहां रोजाना लाखों गैलन पानी की खपत हो रही है। सरकारी उदासीनता और लोगों की लापरवाही के कारण बीते करीब 7 वर्षों से जल कर की वसूली नहीं की जा रही है। इसकी कुल बकाया राशि करोड़ों में है। पीएचडी विभाग के एसडीओ एवं कनीय अभियंता के द्वारा 700 से अधिक घरों को नोटिस देकर 10 दिनों के अंदर बकाया जल की राशि का भुगतान करने का आदेश दे दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीएचडी विभाग के एसडीओ शिव कुमार ने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर कई घरों में छापेमारी कर पानी का अवैध कनेक्शन को काटा जा रहा है। साथ ही इस दौरान अवैध रूप से लगे मोटर को भी जब्त किया गया है। विभाग ने लोगों से बकाया पानी का बिल का जल्द भुगतान करने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर पानी का कनेक्शन को काटने की चेतावनी दी गई है। कुछ शिकायत मिलती है, जनप्रतिनिधि तरफ से मिलती है, पब्लिक तरफ से मिलती है, खुद हम लोग को डायरेक्ट भी सूचना मिलती है कि कुछ घरों में पानी सही से नहीं मिल पा रहा है। जिसका जब हम लोग अवलोकन किए कि क्या समस्या आ सकती है, तब हम लोगों ने पाया कि कुछ जगह पानी का मिसयूज भी किया जा रहा है। जैसे कि गाड़ी धोने में किया जा रहा है, सड़क पर कहीं लीकेज के कारण भी पानी का समस्या आ रहा है कि पानी वेस्टेज हो रहा है, जिसके कारण जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। किसी को पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को नहीं के बराबर मिल रहा है। इसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने एक कोशिश किया कि कैसे इस पानी को नियमित किया जा सके, रेगुलर किया जा सके। जिसके लिए हम लोग ने आज इस क्षेत्र में अपना एक टीम बना करके हम लोग आए हुए हैं कि क्या दिक्कत है इसको देखते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल दयाल सिटी में हैं, यहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर हैं। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 250 हैं, इसका भी अपडेट आना बाकी है। और समस्या ये आ रही कि अभी तक जलकर यहाँ से 0 ही हो पाया है, मतलब बिल्कुल नहीं हो पाया है। आज इनके सेक्रेटरी साहब हम लोग के साथ मिले भी, उम्मीद करते हैं कि जो बकाया राशि है, और 10 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं, 10 दिन में हम लोग को बकाया राशि कर दें, अन्यथा हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काटने का भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग और भी ग्रामीण एरिया में आगे भी चलेंगे। उम्मीद है कि यदि वहाँ भी कोई समस्या होगा तो हम लोग उसको दूर करेंगे। यदि हम लोग देखें तो जून 2018 से अभी तक का बकाया है। इस बीच में हम लोग इनको मौखिक टेलीफोनिक के माध्यम से और खुद मिल करके हमारे कनीय अभियंता भी उनको बताए थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब डिपार्टमेंट इसमें सख्त रूप अपना रहा है और समिति भी इसका बना हुआ है, जो भी अपने हिसाब से काम कर रही है, वो भी एक्टिव हो चुके हैं। तो हम लोग अब किसी को भी जलकर के मामले में किसी तरह का रियायत नहीं देने वाले हैं। जो भी पानी पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो जल कर दें। हम लोग इससे थोड़ा और सशक्त होंगे और उम्मीद करते हैं कि और बेहतर सर्विस हम लोग ग्रामीणों को दे पाएंगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे पास जलकर की कोई बड़ी रकम तो नहीं आ पाई, जिससे उम्मीद यही कि अभी तक हम लोगों को बड़ी सफलता वसूली में नहीं मिल पाई है। लेकिन हम लोग अब समिति के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से इस चीज का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि हम लोग इस पे अब निरंतर अंतराल पर
मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे जलकर वसूली को हम लोग ठीक कर सकें। ऐसा कोई लिखित शिकायत तो नहीं है, लेकिन यदि देखें तो ऐसी शिकायत जनरली होती है, पर अभी तक लिखित शिकायत इसकी नहीं मिली है। यदि मिलती है तो हम लोग उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और मोटर सेम चीज है, जैसे अपना कहा कि अवैध कनेक्शन या मोटर लगाने का, ये बिल्कुल मौखिक रूप से सूचना मिलती है, लेकिन किसी का स्पेसिफिक अभी तक नहीं मिल पाया है। स्पेसिफिक मिलेगा तो हम लोग जरूर उस पर पॉइंट टू पॉइंट कार्रवाई करेंगे वहीं पर जाकर के। अदरवाइज हम लोग फील्ड में घूमना शुरू किए हैं, तो जाहिर सी बात है यदि ऐसा अवैध कनेक्शन हम लोग को मिलता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हम लोग चल कहाँ देना है ये भी लेटर में ही दिया हुआ है। संपर्क सूत्र भी हम लोग दे दिए हैं, जो कि टोल फ्री नंबर है, और उस पे 8 से 5 कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। उसके अलावा ऑफिस तो है ही हम लोग का, वहां से भी मिल करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है अपना जलकर स्वास्थ्य समय अपना भुगतान करके और रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। वहीं सरकार द्वारा जल कर वसूली के लिए तीसरी व्यवस्था की जनप्रतिनिधि और जल सहिया को लगाया गया है, जहां पंचायत में लोगों के घर जाकर जल कर वसूली का काम किया जा रहा। जल सहिया का कहना है कि लगभग 7 वर्षों का बकाया बिल लोग एक साथ देने में असमर्थ है। वहीं लोगों द्वारा बकाया बिल का भुगतान किस्तों में करने की मांग की जा रही है। मजदूर दिवस के अवसर पर कोल्हान मजदूर यूनियन की ओर से गम्हरिया स्थित घोड़ा बाबा मंदिर में एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से यूनियन के संयोजक पूर्व विधायक अरविंद सिंह, डॉक्टर ओपी आनंद, बीडीओ अभय द्विवेदी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गोष्ठी में मजदूरों की समस्याओं, उनके अधिकारों और विभिन्न मुद्दों पर गहरी चर्चा की गई। इस दौरान मजदूरों के पीएफ, ईएसआई, वेतन, विसंगति को दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही कंपनियों द्वारा मजदूरों के शोषण और न्यूनतम मजदूरी की अनदेखी की भी निंदा की गई। गोष्ठी के मुख्य वक्ता और पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा और उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई कंपनियां अपनी मनमानी करते हुए मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रख रही है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि कई मजदूर संगठन ऐसे हैं जो मजदूरों की आवाज उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पा रहा है। अरविंद सिंह ने जोर देकर कहा कि मजदूरों को अपनी ताकत पहचानने की आवश्यकता है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा ताकि वे अपनी स्थिति में सुधार ला सके। वहीं उन्होंने यूनियन को मजबूत करने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में घोड़ा बाबा मंदिर परिसर से गम्हरिया ब्लॉक तक पदयात्रा की गई, जिसमें जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि आज मजदूर दिवस है और कोल्हान क्षेत्र मजदूरों का है। मजदूरों के हक और अधिकार के लिए हमेशा से संघर्ष होता आया है, जो आज भी जारी है। ऐतिहासिक दिन है, 1 मई मजदूरों का दिन है। हम लोग सब मजदूरों को लेकर के आज हम लोग ये प्रोग्राम करवाए हैं। यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, उसको लेकर के विचार विमर्श हुआ और इसको एक नई ताकत, एक नया रूप हम लोग देंगे। आने वाले दिन में इस इलाके का नेतृत्व कोल्हान मजदूर संघ करेगा। धन्यवाद। देखिए, आज मजदूर दिवस है। पूरे भारतवर्ष मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और खास करके कोल्हान मजदूरों का क्षेत्र है और मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। और इस मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे बड़े भाई आदरणीय पूर्व विधायक श्री मलखान सिंह जी भी उपस्थित हैं और हमारा सौभाग्य है कि सरायकेला क्षेत्र में आने का मौका मिला और हर संभव मजदूर के साथ रहते हैं। जहाँ भी मजदूरों की दिक्कतें आती हैं, कई मजदूर ऐसे होते हैं कि मजदूरी करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, दम तोड़ देते हैं। वैसे जगह पर हम लोग पहुंचकर उनका परिवार को उनका अधिकार दिलाने का हम लोग काम करते हैं। और मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे देशवासी, झारखंडवासी और हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के, लोहानगरी क्षेत्र के सभी मजदूरों को हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं।
उपस्थित सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज गिरिडीह जिले के बगोदर जाएगा और नाइजर में अपहृत 5 मजदूरों के परिजनों से मुलाकात करेगा। वहीं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और संजय मेहता ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि बगोदर के 5 मजदूरों का नाइजर में आतंकियों ने अपहरण कर लिया है। उन्होंने बताया कि आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि झारखंड के 5 मजदूरों का अपहरण कर लिया गया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर पार्टी ने विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखा है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। आजसू पार्टी के नेता संजय मेहता ने बताया कि नाइजर में स्थानीय पुलिस हेलीकॉप्टर से लगातार सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को भी कराया जाएगा। हम ये मानते हैं कि आजसू पार्टी की जो विचारधारा है सामाजिक न्याय की, उसी अवधारणा को सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगाया है। और जिस तरीके से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अभी देवशरण भगत जी बता रहे थे कि पार्टी ने इन सारे निर्णयों के आलोक में लगातार अपने पार्टी के अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और सड़क से सदन तक पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। मैं ये महसूस करता हूं कि जिस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का आधार बनाते हुए सेंट्रल कैबिनेट ने ये कहा है कि अगर पूरे देश में हम जातीय जनगणना एक आधार पर कराएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मोड में होगा तो एक एकरूपता देश के अंदर आएगी। क्योंकि देश के अंदर एक ये बहस छिड़ी थी कि राज्य अपने अपने अलग अलग तरीके से जातीय जनगणना की वकालत कर रहे थे, लेकिन जब सेंट्रल कैबिनेट ने अब ये फैसला दे दिया है तो निश्चित तौर पर जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो आरक्षण का आधार है उसमें भी भविष्य में तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा फैसला होगा। इसको इस रूप में समझते हैं कि जिस तरीके से मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा था कि ओबीसी को कम से कम उस वक्त बताया गया आधार की 52% है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण बोला गया कि कम से कम 27% मिलना चाहिए। तो सामाजिक, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भागीदारी बढ़ेगी। जब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जब ये आंकड़े आएंगे तो हमें ये लगता है कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, उनके लिए योजनाओं को बनाने की बात हो या फिर सामाजिक आर्थिक तौर पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने की बात हो, एक बड़ा आधार मिलेगा। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।